अस्सलाम दोस्तों, इन साइड पे मौजूद फखर में खुशामदीद। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब एक्टिव हो गए हैं और उन्होंने इमरान खान साहब को अंदर करने की ना सिर्फ तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं बल्कि इस बात का भी बरमला इजहार किया है कि ईद के बाद इमरान खान साहब को गिरफ्तार भी किया जा सकता है। और मामला है रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर होने वाली हंगामा राई का, जिसके बारे में ये इल्ज़ाम दिया जा रहा है कि ये सारा कुछ जो प्लानिंग है वो इमरान खान साहब के इशारे पर की गई है। और PTI लंदन और PTI सऊदी अरब और यहाँ से शेख रशीद अहमद साहब जब वहाँ पर गए थे, उन्होंने इस सारे अमल की ना सिर्फ मनसूबाबंदी की बल्कि उसको एग्जीक्यूट भी कराया, जिसका खमियाजा अब बहुत सारे पाकिस्तानियों को भुगतना पड़ा, क्योंकि उसके नतीजे में सऊदी अरब ने उनको ना सिर्फ गिरफ्तार कर लिया है बल्कि उनको 1 साल की कैद का भी हुक्म मिला है। और उसके बाद हैवी उनके ऊपर जुर्माना आयद करने के साथ साथ ताहयात उनकी सऊदी अरब में दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई है। और यकीनी तौर पर इमरान खान साहब या बाकी जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, उनके नज़दीक जो अवाम है, उनके जज्बात सिर्फ उनकी पॉलिटिक्स के अंदर ईंधन का काम करते हैं। वो उसके अंदर वो फ्यूल होता है जो उनकी उस जद्दोजहद के इंजन को आगे बढ़ाने का काम करता है। इस बात की किसी को कोई परवाह नहीं होती कि ये लोग जो हमारे लिए ईंधन बन रहे हैं, कल को उनके घरों में जो फाके हैं वो कौन दूर करेगा। इसका ना इमरान खान साहब ने सोचा और ना ही इस वक्त की मौजूदा हुकूमत ने कि यार गलती हो गई उनसे तो चलो कुछ और इसके तरीके से उनको सजा देनी चाहिए थी। लेकिन ये मामला अब इससे आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मुख्तलिफ थानों में, मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ इलाकों में इमरान खान साहब और दीगर के खिलाफ इसी एक इल्ज़ाम के तहत जो इंदराज मुकदमा है उसकी दरखास्तें दायर की जा रही हैं और एक FIR फैसलाबाद में दर्ज हो चुकी है। इस सारे मामले का क्या फॉल आउट होगा, इसका क्या नतीजा निकलेगा, इसके ऊपर तफसील के साथ आपके साथ बात करूंगा। लेकिन उससे पहले बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इमरान खान साहब की, और इमरान खान साहब की तरफ से मई के आखिरी हफ्ते में ऐलान करदा लॉन्ग मार्च की, क्योंकि इसकी भी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। और उसके साथ साथ ये जो चांद रात को इमरान खान साहब ने लोगों को बाहर निकलने का जो उन्होंने उनसे अपील की है, इसके ऊपर भी बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये मेरा ख्याल है कि ये वो ऐसा मामला और एक ऐसा दिन है जिसको सियासत की नज़र नहीं करना चाहिए था। क्योंकि बहुत सारे लोग, बहुत सारे फैमिलीज़ अपने घर वालों के साथ, बीवी बच्चों बहनों बेटियों के साथ बाज़ारों में निकलते हैं। कोई उनको चूड़ियाँ लेके दे रहा होता है, कोई उनको जूते लेके दे रहा होता है, कोई उनको कपड़े लेके दे रहा होता है। और ऐसे मौके पर अहम कारोबारी मराकज़, अहम शाहराहों पर अगर ये जो तमाम जो PTI के लोग हैं ये वहाँ पर झंडे उठा के आ जाएं, वहाँ पर हड़बोंग मचा दें, तो यकीनी तौर पर एक तो इखलाकी तौर पर यह बात मुनासिब नहीं है कि लोग अपनी फैमिलियों के साथ वहाँ पर हों। और PTI का जिस तरीके का कल्चर है उसके नतीजे में कुछ भी नाखुशगवार वाक़या हो सकता है और कुछ ऐसे वाक़यात भी हो सकते हैं जिनके अंदर ना सिर्फ पुलिस को इंटरफेयर करना पड़ेगा बल्कि और बहुत सारी खराफात इसमें मुमकिन है। लिहाजा मेरी अपील है इमरान खान साहब से कम अपने इस एक फ़ैसले पर नज़रसानी करें। लोगों को जो उनसे इख्तलाफ रखते हैं या जनरल लोग हैं, जनरल पीपल हैं, उनको कम से कम कुछ अपनी ज़िंदगी के कुछ दिन सुकून से गुजारने का मौका मिलना चाहिए। और ख़ास तौर पर ईद जैसे मौक़ों को सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पहले भी आपको पता है वो ऐलान कर चुके हैं कि जिससे ईद में मिलो से कान में कहना इम्पोर्टेड हुकूमत ना मंजूर। तो इस किस्म की चीज़ों से यकीनी तौर पर मज़हब और मजहबी इक़दार बहुत हद तक मुतासर होती हैं। हमें सियासत को सियासत की हद तक रखना चाहिए, इसके अंदर मज़हब को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। कल उन्होंने चूँकि वीडियो बयान के अंदर ये दोनों चीज़ें बताई हैं, लिहाजा इन्हीं दोनों चीज़ों का जिक्र करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बुनियादी तौर पर इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि एक पॉलिटिकल एक्टिविटी को जनरेट किया जाए और उस पॉलिटिकल एक्टिविटी को बतदरीज आगे बढ़ाते हुए जो एक दबाव है वो इस मौजूदा हुकूमत पर बढ़ाया जाए ताकि अगले इलेक्शन की राह हमवार हो सके। और अगले इलेक्शन के लिए इमरान खान साहब इस बात पर बहुत हद तक कन्विंस्ड है कि उनके पास इस वक्त बहुत ज़्यादा हद तक अवाम की जो सपोर्ट है वो हासिल है। और इस बात का वो इजहार करते रहते हैं कि मेरी एक कॉल पर लाखों लोग बाहर निकल के आ जाते हैं। और जब लाखों लोग सड़कों पर होंगे, जब लाखों लोग मौजूद होंगे, तो फिर उसका यकीनी तौर पर एक इम्प्रेशन होगा इमरान खान साहब के नज़दीक। कल के वीडियो बयान के अंदर इमरान खान साहब ने एक जानिब तो ये चांद रात पर उनका झंडे उठा के निकला बाहर, लोगों को बिल्कुल आराम सुकून से कोई शॉपिंग नहीं करने देनी, कोई उनको ख़रीदारी नहीं करने देनी, बच्चों को जूते नहीं लेके देने, बच्चों को कपड़े नहीं लेके देने, बहनें बेटियां जो हैं उनको चूड़ियां नहीं आपने लेके देनी, उनको मेहंदी नहीं लेके देनी, क्योंकि वहाँ पर तमाम के तमाम लोग झंडे लेके मौजूद होंगे और उसके नतीजे में आपके लिए बहुत सारी रुकावटें वो पैदा कर सकते हैं। अलबत्ता उनका ये ज़रूर कहना था कि जनाब मई के आखिरी हफ्ते में हम लॉन्ग मार्च करेंगे। अब ये जो लॉन्ग मार्च है बुनियादी तौर पर
یہ سب سے ان کا جو پولیٹکس ہے موجودہ حالات میں، یہ ان کا ٹرمپ کارڈ ہے۔ اور اس کے لیے جو اندازہ ہے میری حد تک وہ یہی ہے کہ کسی نہ کسی لیول پر اسٹیبلشمنٹ میں ابھی بھی عمران خان صاحب کے لیے کوئی نرم گوشہ موجود ہے، کوئی ایسا سافٹ کارنر ہے، کوئی ایک ایسا اشارہ ہے جو عمران خان صاحب کو ملا۔ ورنہ اب پاکستان کی پولیٹکس کے اندر جو اسرار و رموز ہیں ان کو جاننے والے لوگ یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ مئی، جون، جولائی یہ وہ 3 مہینے ایسے ہیں جہاں پر کوئی بھی سیاسی جماعت اپنے لوگوں کو سڑکوں پر لانے کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتی، کیونکہ یہ 3 مہینے پاکستان کے اندر شدید ترین گرمی کے دن ہوتے ہیں، اور ان گرمیوں میں، اس شدت کی گرمیوں میں جب ٹیمپریچر 46، 47، 48 تک پہنچ جاتا ہے، لوگوں کو کھلی دھوپ میں سڑکوں پر لانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ان کی زندگیوں کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب چونکہ عمران خان صاحب کا پلان 1 یا 2 دن کا نہیں ہے، ان کا پلان ہے لمبا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم مئی کے لاسٹ ویک کے اندر کسی بھی دن ہم آپ کو لانگ مارچ کی کال دیں گے، آپ نے لانگ مارچ کے لیے نکلنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اسلام آباد میں بیٹھ کر میرے ساتھ دھرنا دینا ہے، اور دھرنا اس وقت تک دینا ہے جب تک نئی جو الیکشنز ہے وہ کال نہیں کر دیے جاتے، اور جب تک نئے الیکشنز کا اعلان ہم اپنے کانوں سے نہیں سن لیں گے، جب تک وہ نوٹیفیکیشن ہمارے ہاتھ میں نہیں آ جائے گا، اس وقت تک ہم نے اسلام آباد سے باہر نہیں نکلنا۔ تو سوال، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا ماننا یہ ہے کہ میں 20 لاکھ افراد کو لے کر اسلام آباد میں آؤں گا۔ ویل گڈ، بہت اچھی بات ہے، آپ لے کے آ سکتے ہیں، آپ کے پاس یہ استطاعت ہے تو ضرور لے کے آئیں، لیکن جو اہم ترین سوال ہے کہ مئی، جون اور جولائی کے مہینوں کے اندر کڑکتی دھوپ کے اندر ان لوگوں کی زندگیوں اور صحت کا جو ضمانت ہے وہ کون دے گا، کیسے دے گا؟ ان لوگوں کو آپ سڑکوں پر کیسے رکھیں گے، کس طریقے سے رکھیں گے، جب کہ حالات اس حوالے سے کوئی بہت زیادہ مناسب نہیں ہیں۔ اور عمران خان صاحب نے اب چونکہ اس بات کا فیصلہ کر لیا ہے، وہ اس بات سے پیچھے تو ہٹیں گے نہیں، اور اس کے لیے جو آوازیں مل رہی ہیں وہ کچھ اس قسم کی مل رہی ہیں کہ عمران خان صاحب نے یہ والا فیصلہ بھی کسی خاص اشارے پر کیا ہے، اور اسی اشارے پر ان کا یہ ماننا ہے کہ 23 جون 23 جون سے پہلے کچھ ایک ایسی ڈیولپمنٹ ہو جائے گی جس کے نتیجے میں موجودہ حکومت اپنا سامان سمیٹے گی اور گھر کی طرف روانہ ہو جائے گی، اور اس کے بعد ہم آرام کرسی پر بیٹھ کے الیکشن بھی لڑیں گے، الیکشن جیتیں گے بھی، الیکشن کے ذریعے اقتدار میں بھی آئیں گے، اور آئیں گے بھی 2/3 اکثریت کے ساتھ۔ یہ عمران خان صاحب کی انڈرسٹینڈنگ ہے، جو انہوں نے کل اسلام آباد میں اپنی جو پولیٹیکل کمیٹی ہے، پنجاب کمیٹی ہے، CEC ہے، وٹ ایور جو آپ اس کو نام دیں، اس کے اجلاس کے اندر انہوں نے یہ بات کی، اور اتنے وثوق کے ساتھ جب بات کی تو وہاں پر بہت سارے لوگوں نے اس حوالے سے ان سے یہ گرمی وغیرہ کے حوالے سے ذکر کیا۔ انہوں نے کہا فکر نہ کرو، یہ بس چند دن کی بات ہے، ہفتے 10 دن کے اندر اندر ہم ان کا سامان لپیٹ دیں گے، یہ نکل جائیں گے، کم از کم ہمیں کسی نہ کسی جگہ سے اس بات کی گارنٹی مل جائے گی کہ ہم الیکشنز لے کے جا رہے ہیں، اور وہ ہمیں چاہیے، اور وہ ہمیں ہر صورت میں ملے گی۔ اب جہاں پر اس قسم کی گفتگو ہو اور جہاں پر اس قسم کی صورتحال ہو، تو اس بات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ عمران خان صاحب کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے اندر ابھی بھی ایک نرم گوشہ موجود ہے۔ اور نرم گوشہ کیوں ہوگا؟ کہ جس بچے کو آپ نے گود میں کھلایا ہو، جس کی آپ نے انگلی پکڑ کے چلایا ہو، یا آپ نے اس کے تمام لاڈ اٹھائے ہوں، تو آپ کے دل میں اس کے لیے اگر آپ اس سے خفا بھی ہو جائیں تو دل کے اندر تھوڑی بہت محبت کبھی نہ کبھی جاگ ہی جاتی ہے، اور ایسی محبت عمران خان صاحب کا خیال ہے کہ ان کے لیے جاگے گی۔ اتنی محنت سے انہوں نے یہ پودا جو ہے وہ لگایا تھا، یہ بیج ڈالا تھا، پودا لگایا تھا، اس کو پروان چڑھایا ہے، تو اب اس کو تناور درخت بنائیں تاکہ وہ اس کی چھاؤں میں بیٹھ کے آرام سے لیٹے مئیے سنیں۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، کیونکہ عمران خان صاحب کے جو بہت ساری جو چیزیں ہیں اب وہ سامنے بھی آ رہی ہیں، اور اس کے کچھ نہ کچھ جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ نتائج بھی ہوں گے، کیونکہ جس طریقے سے لاہور کے اندر عمران خان صاحب نے چند مخصوص جرنلسٹوں کے ساتھ ملاقات کی تھی، اور اس ملاقات کے اندر جس طرح سے انہوں نے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے حوالے سے نازیبا گفتگو کی، وہ گفتگو بھی اب آہستہ آہستہ منظر عام پر آ رہی ہے، اور اس بات کی بھی اطلاعات ہے کہ وہ گفتگو کے اندر بھی ایک ایسی شخصیت موجود تھی جس کا براہ راست رابطہ ادھر بھی ہے، اور اس ملاقات کے جو تمام ڈیٹیلز اور منٹس ہیں یہ وہاں تک پہنچائے جا چکے ہیں، اور اس ملاقات کے اندر
आपको याद हो कि दुनिया न्यूज़ के एंकर पर्सन हबीब अकरम साहब भी मौजूद थे और हबीब अकरम साहब ने इस मुलाकात के हवाले से एक कॉलम भी लिखा था और कॉलम के एंड के अंदर जब उन्होंने इस हवाले से जिक्र किया कि जनरल बाजवा साहब के हवाले से भी इस हवाले से गुफ्तगू हुई, लेकिन इमरान खान साहब ने आगे जो कुछ कहा उनका ये कहना था कि जो कुछ वहाँ पर हुआ वो मैं लिखने से कासर हूँ, मुझे इसकी कुव्वत नहीं है कि मैं वो तमाम चीज़ें यहाँ पर लिख सकूँ। इसका मतलब ये है कि उन्होंने भी इस बात की बिटवीन दी लाइंस तस्दीक की कि वहां पर कुछ ऐसी नाजेबा गुफ्तगू हुई है जनरल बाजवा साहब के खिलाफ। और ज़राए ये बताते हैं, बल्कि इमरान शफकत साहब ने कल इसके ऊपर अपना एक वीलॉग भी किया था और उन्होंने इस सारी जो सिनेरियो है उसकी मंजर कशी भी की थी और उन्होंने इस बात का इजहार किया था कि जनरल बाजवा साहब के हवाले से जो इमरान खान साहब हैं उनका ये कहना था कि ये बंदा मेरे साथ झूठ बोलता रहा, ये मुझे पता था कि ये कहाँ पर किससे और कब कब मिलता रहा, मुझे IB वाले सारी रिपोर्ट्स दे रहे थे कि लाहौर में इसकी कब और कहाँ पर मुलाकात हुई, इस्लामाबाद में कौन कौन कब कब और कहाँ कहाँ पर मुलाकात हुई, कौन कौन आधी आधी रात को पिंडी में जाकर मिलता रहा, कौन कौन चकलाला रोड पे जाता रहा, वो सारी की सारी डिटेल्स भी मेरे पास मौजूद हैं। IB वाले मुझे सारी की सारी सूरत हाल से आगाह भी करते रहे और जब मैंने इनसे इनके हवाले से बात की तो इन्होंने इस पर साफ मुकर गए और झूठ बोला कि मैं तो किसी से नहीं मिला और उन्होंने कहा कि मेरे पास सच और झूठ का बहुत कुछ ऐसा इनका ज़ख़ीरा मौजूद है कि अगर मैं आपको बताऊं तो आप लोग दांतों तले उंगलियां दाब लेंगे। और साथ साथ जो जनरल फैज़ साहब हैं उनके हवाले से भी उन्होंने खासा इजहार ख्याल किया कि उनकी क्यों ज़रूरत थी उनको इस्लामाबाद में उनको क्यों रखना चाहते थे, वो क्यों नहीं चाहते थे कि वो भी कुछ अरसा मज़ीद इस्लामाबाद में रहें और उसके बाद उनको कहीं शिफ्ट किया जाए। और उनका ये कहना था कि मेरे ख़िलाफ़ जब साजिशें हो रही थी ये सिर्फ जनरल फैज़ हमीद ही थे जिनकी वजह से मैंने 3.5 साल जो है वो सुकून के साथ हुकूमत की है और उनके जाते ही ये सारे का सारा मामला जो है वो गड़बड़ होना शुरू हुआ और उन्होंने अपनी हुकूमत का जो डाउनफॉल है उसकी तमाम की तमाम जिम्मेदारी आयद की है जनरल कमर जावेद बाजवा साहब पर। और यही वजह है कि जो पहले दिन से लेकर अब तक जो सोशल मीडिया के ऊपर PTI की तरफ से ट्रेंड्स चलाए गए हैं वो सिर्फ और सिर्फ जनरल बाजवा साहब पर दबाव बढ़ाने के लिए ही चलाए गए हैं। अब आपको वो बातें तमाम की तमाम बड़ी क्लैरिटी के साथ आपको उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि गलती हो गई वाली बात को बार बार क्यों दोहराया गया, क्यों ये बात कही गई कि जनरल बाजवा साहब पर दबाव बढ़ाया जाए ताकि वो इस्तीफ़ा दे दें, उनकी जगह खाली हो और उनकी जगह पर कोई और बंदा आ जाए। फिर इस हवाले से जब एक दूसरा नाम आया जिस पर मैंने वीडियो की थी, जो इससे pहले वाली वीडियो जिसके अंदर मैंने नाम बताया था कि जनरल आसिम मुनीर साहब का नाम लिया जा रहा है कि वो मुस्तकबिल के अंदर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो सकते हैं अगर जनरल बाजवा साहब कबल अज़ वक्त अपना ओहदा छोड़ देते हैं। और इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए अनोनिमस अकाउंट से जनरल आसिम मुनीर साहब के खिलाफ भी कैंपेन चलाएगी। तो कहने का मतलब ये कि ये बहुत सारी चीज़ें अब एक दूसरे के साथ लिंक होती जा रही हैं और इस लॉन्ग मार्च के अंदर जो इमरान खान साहब करने जा रहे हैं यकीनी तौर पर वो एक स्टेप आगे आएंगे और बराह रास्त कुछ ना कुछ अटैक करेंगे जनरल बाजवा साहब पर, क्योंकि इसके लिए अब उन्होंने माहौल को बनाना भी शुरू कर दिया है और पैडिंग के अमल का आगाज़ भी कर दिया है। दूसरी जानिब दूसरा फरीक है वो भी चुप करके नहीं बैठा, उनके पास भी बहुत सारा कुछ है, बहुत सारी बातें हैं बताने के लिए, बहुत सारी चीज़ें हैं डिस्क्लोज़ करने के लिए और वो वक्त आने के साथ साथ डिस्क्लोज़ की जाएगी। लेकिन प्रेशर का जवाब प्रेशर से ही दिया जाएगा, दबाव का जवाब उसके ज़रिए ही, दबाव के ज़रिए ही दिया जाएगा और यकीनी तौर पर वो दबाव के लिए जो टूल है वो होगी हुकूमत। अब जो कुछ रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हुआ वहाँ पे सऊदी अरब के अंदर तो कार्रवाई हो ही रही है, लेकिन पाकिस्तान में भी उसके ऊपर अब कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। एक FIR है जो मदीना टाउन फैसलाबाद के अंदर दर्ज की गई, जो आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं और इसमें इमरान खान, फवाद चौधरी, शेख रशीद, शहबाज गिल समेत 150 अफराद को इस FIR में नामजद किया गया है। और इसके साथ साथ एक और FIR है जो इस वक्त थाना कल्लर सईदा में जिसके लिए दरख्वास्त दी गई है और ये दरख्वास्त जो एक वकील हैं मलिक तौकीर अरशद अवान एडवोकेट उनकी तरफ से दायर की गई है और इसमें भी इमरान खान, शेख रशीद, फवाद चौधरी और दीगर के ख़िलाफ़ कार्रवाई की दरख्वास्त की गई है। इसमें अनील मुसर्रत साहब और जहांगीर चीकू
साहबजादा जहांगीर चीकू के ख़िलाफ़ भी उनको उन्होंने कहा कि जनाब हम इनको भी इसके अंदर नामज़द करेंगे। अब ये FIR हो गई, पहली गिरफ़्तारी हो गई राशिद शफ़ीक साहब की, और जो राना सनाउल्लाह साहब हैं वो अब खम ठों के मैदान में आ गए हैं। उन्होंने वाज़ेह तौर पर इस बात का इज़हार किया है कि इमरान खान को इस FIR में गिरफ़्तार भी किया जा सकता है, और इसकी जो FIR है इसके ऊपर मुकम्मल तौर पर और तमाम कानूनी कार्रवाई जो है उसको मुकम्मल तौर पर किया जाएगा, और वो तमाम अफराद जिनको सऊदी अरब से इस इल्ज़ाम के तहत डिपोर्ट किया जाएगा उनको भी पाकिस्तान वापसी पर उनके ख़िलाफ़ यहाँ पर भी उनके ख़िलाफ़ मुकदमा चलाए जाएंगे। और इसलिए जो तफ्तीशी टीमें हैं वो सारे सबूत भी इकट्ठे कर रही हैं और वो कानून अपना रास्ता उसके लिए बनाएगा। इसके साथ साथ राना सनाउल्लाह साहब का ये कहना है कि चांद रात पर भी किसी किस्म की बदमज़गी को या हुल्लड़बाजी को या लोगों के काम में रुकावट बनने के अमल को किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और जहाँ जहाँ पर इस सारे अमल में रुकावट बनने की कोशिश की जाएगी उन तमाम अफराद के ख़िलाफ़ भी सख्त तरीन कार्रवाई हो सकती है। यानी ईद आपकी अच्छी खासी हंगामा खेज़ होने जा रही है। और ऐसे मामले में जब शेख रशीद अहमद साहब के जो भतीजे हैं उनको गिरफ़्तार किया जा चुका हो, उनको FIA लेके जा चुकी हो और बाद में उनको फैसलाबाद भी मुंतकिल करना हो राना सनाउल्लाह साहब के इलाके में, तो फिर शेख रशीद अहमद साहब की गर्मी खाना तो बनती है। और शेख रशीद अहमद साहब इस मौके पर किसी भी सूरत पीछे नहीं हटते। वो आए हैं मंजर आम पर और उनका ये कहना है कि जनाब ये मदीना में जो कुछ हुआ इसके अंदर हमारा कोई रोल नहीं है, लोगों का अपना गुस्सा था जो उन्होंने निकाला, लेकिन ये लोग याद रखें कि अब से बाद ये जहाँ जहाँ पर जाएंगे इनको अंडे और टमाटर ही पड़ेंगे, लोग इनके ख़िलाफ़ नारे ही लगाएंगे और हम अब पीछे नहीं हटेंगे। मैं इमरान खान के साथ चट्टान की तरह खड़ा हूँ, जेल मेरा ससुराल है, हथकड़ियाँ मेरा जेवर है। देखना ये है कि राना सनाउल्लाह साहब अब शेख रशीद अहमद साहब को उनकी पसंद का जेवर पहनाकर कब उनके ससुराल भेजते हैं, क्योंकि अब उनको लगता है इसकी कुछ ज़्यादा ख्वाहिश जाग गई है कि मुझे अपने ससुराल जाना है। देखना यह है कि अब ये सूरत हाल कैसे पहुंचती है आगे, क्योंकि माहौल अब आहिस्ता आहिस्ता गर्म होता जा रहा है और इमरान खान साहब ने भी टारगेट पर जिस शख्सियत को रखा है उसके ऊपर अब उनका जो फोकस है वो बढ़ता जा रहा है। अब अल्लाह ही खैर कर सकता है, क्या होगा। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।